गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पुनीत सिंह है। मैं आपका जीएसटी का टीचर हूँ। मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा और सारी जो रिटर्न्स वगैरह जैसे भरते हैं और फाइलिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आप में से कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, जिनको जीएसटी के बारे में नहीं पता, जैसे मतलब वो नए नए हैं जो वो सीखना चाहते हैं अगर। हाँ जी सर, हम लोग नए हैं। ओके। और मैं चैट में देख रहा हूँ काफी सारे हैं इसके अंदर कॉमर्स वाले और बाकी भी हैं इसमें। चलो अच्छी बात है। मैं जीएसटी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली जो जीएसटी है वो जीएसटी सीखने के लिए आपको पहले कुछ चीजें जो है वो जरूर समझनी होंगी कि वो जीएसटी जो है हमें क्यों लेना पड़ता है या क्यों सीखना पड़ता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो सर्विस वाला बिजनेस करते हैं चाहे वो गुड्स वाला बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो होता है कि आपकी जो भी इनकम है उस इनकम के ऊपर एक आपको टैक्स देना जरूरी होता है, अगर वो एक लिमिट के बाहर चली जाएगा। सपोज आपकी जो सर्विस वाली जो सेल है या सर्विस वाला जो गुड्स वाली जो सेल है वो अगर आपकी 40 लाख से ऊपर की हो जाती है एक साल के अंदर, तब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको जीएसटी के अंदर जो है आपको रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कुछ चीजें होती हैं वो फॉलो करनी होंगी। जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के बाद तब आप उसके ऊपर टैक्स भर सकते हैं। जैसे आप एक तरह से नॉर्मली अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो सेल टैक्स ही होता है वो। सपोज आपने 1 लाख रुपए का अगर कोई बिजनेस किया है तो 18,000 रुपए सरकार कहती है उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो भर दें। लेकिन वो टैक्स जो होता है वो जिसको अपने गुड्स बेचे हैं या जिसको सर्विस प्रोवाइड करी है आप उससे लेके सरकार को भरेंगे, ताकि आपकी जो सेल है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है ना? तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। गुड्स जो भी आपके टैक्सेस वगैरह जो आपको बताने होते हैं वो हमारी एक साइट है जीएसटी वाली जो है, वो होती है www.gst.gov.in। इस साइट के अंदर यहाँ पे आप जितने भी टैक्सेस, जिस भी तरह के टैक्सेस हैं आपके, वो यहाँ पे भर सकते हैं सेल से रिलेटेड, सेल टैक्स से रिलेटेड। ठीक है ना? यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा और जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब आपको लॉग इन करना होगा यहाँ पे। ठीक है ना? ये जब आप पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, ये जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो जानना जरूरी है कि हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो किस तरह के बिजनेसमैन होते हैं और कितने तरह के होते हैं वो बिजनेसमैन। देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, अगर आपका कोई भी शॉप है या कोई फैक्ट्री है जिसमें आप ही एक ऑनर हैं, तो उसको ऑनर को जो कहते हैं वो कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। उसके अंदर क्या होता है कि सारे डिसीजन जो है वो आप ही लेते हैं और अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट भी आप ही का होगा। उसमें अगर लॉस होता है कल को तो लॉस भी आप ही बियर करेंगे। ये जो बिजनेस होता है इसके अंदर वो चाहे जो मर्जी गुड्स बनाए, चाहे वो जो मर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करे लोगों को, तो उससे क्या होगा कि जितना भी उसको प्रॉफिट होगा या जितना भी उसका सेल होगी उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को उसको देना होगा। ठीक है ना? तो अगर आप इंडिविजुअल है तब आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है। फिर आता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कभी दो लोग जो होते हैं वो दो लोग अपनी मिलजुल के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप जो है वो लोग आधा आधा कर लेते हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो वो आधा आधा कर लेंगे, अगर से लॉस होगा तो वो उसको आधा आधा कर लेंगे। ठीक है ना? पार्टनरशिप में मगर कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग एक रेशियो में प्रॉफिट जो है या फिर एक रेशियो में जो लॉस है वो हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो वो कहेगा कि हाँ 70% मैं रखूंगा, और जो पार्टनर कम काम करता है तो वो कहता है कि मैं 30% रखूंगा। तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनती है हमेशा उस बिजनेस के लिए। तो आपका जो भी बिजनेस होगा तो उसके बिजनेस के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आपका पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड आपके पास है या नहीं है, उसमें वो सारी चीजें आपने लिखी हुई है, कैसे काम करना है, किसने कितना काम करना है और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वो आपका जो बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। ठीक है? फिर आपका आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी जो है ऑनर जो है वो ऑनर उस फर्म को या उस कंपनी को ओन नहीं करता है। मतलब वो कंपनी उसकी नहीं होती है, उस ऑनर की नहीं होती है।
सपोज इस कंपनी, अगर आप कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे चेयरमैन ऐसे काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी के ऑनर नहीं है, ठीक है ना। वहां पे इस कंपनी को ओपन करने के लिए ही कम से कम 11 जो है डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, या फिर मिनिमम जो है वो 3 से 4 डायरेक्टर्स तो होने जरूरी है इसके अंदर। जैसे पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है, इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 या 4 जो है डायरेक्टर्स होने जरूरी है, वर्किंग जो कहते हैं डायरेक्टर, और 11 तो है ही उसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस मिलजुल के लिए जाते हैं ये सारे डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है ना। कोई भी एक जो है डायरेक्टर वो डिसीजन नहीं ले सकता कंपनी का, ठीक है ना। इसके अंदर इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रोल है, ये लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि इसमें शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स के अकॉर्डिंग जो होता है वो प्रॉफिट डिवाइड होता है। जिस पार्टनर के पास, जिस भी डायरेक्टर के पास इसमें ज्यादा शेयर्स होंगे, वो शेयर जो है उसकी जो होल्डिंग है, मतलब उसका जो ऑनरशिप है वो ज्यादा उसके अंदर होगा काम करने का। अगर किसी ने ज्यादा डिसीजन लेने हैं तो उसके ज्यादा शेयर होने जरूरी है, और अगर कोई कम डिसीजन ले रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ जाइए कि उसके शेयर इसके अंदर कम है, ठीक है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक ऑनर नहीं होता है, इसके अंदर जितने डायरेक्टर्स हैं वो सारे ऑनर होते हैं। इसमें एक चीज और होती है कि अगर कोई भी डायरेक्टर चला जाए तो उसको कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कंपनी को फर्क कहने का मतलब, अगर सपोज अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनी है, किसी ने खोली हुई है, अगर उसमें इन केस अगर उसे कुछ भी हो जाता है, वो बीमार हो जाता है या फिर वो कैपेबल नहीं होता है बिजनेस को चलाने को, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो होती है जाती है ये, ठीक है ना। सेम पार्टनरशिप में भी ऐसा है, अगर 2 पार्टनर है, दोनों में से कोई एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो वो जो पार्टनरशिप है वो बंद हो जाती है, या फिर कोई भी पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है तो वो पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर कोई भी डायरेक्टर छोड़ के चला जाए तो उसके अंदर जो भी है उसका डायरेक्टर के जाने का इफेक्ट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उससे कंपनी ये वाली जो है प्राइवेट लिमिटेड वाली वो बंद नहीं होती है, उसकी जगह कोई और डायरेक्टर जो है वो पोस्ट ले लेता है उसका, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन वैल्यू होती है वो कंपनी की होती है, डायरेक्टर्स की नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो शेयर जो है आपके 50% से ऊपर तो प्राइवेट पर्सन के होने जरूरी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट वाले शेयर इसके अंदर नहीं होते हैं, प्राइवेट पर्सन वाले जो शेयर है वो 50% से ऊपर होने जरूरी है, ऑनरशिप होनी जरूरी है। फिर आता है लिमिटेड कंपनी। देखिए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लिमिटेड कंपनी जो होती है इसके अंदर जो ऑनरशिप होती है वो 51% जो होती है गवर्नमेंट की होती है, ठीक है ना। 51% जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी और 49% जो होगी वो प्राइवेट पर्सन की होती है, ठीक है ना। तो ये अगर आप ये वाला बिजनेस के अंदर, अगर लिमिटेड कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनी के ऑनर है, तो उसके अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन आप एक इंडिविजुअल नहीं ले सकते हैं, आपको मिलजुल के डिसीजन लेना होगा। और लिमिटेड कंपनी में तो पहले गवर्नमेंट से भी आपको अप्रूवल लेनी होगी इसकी, ठीक है। फिर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल फ्री सेवा वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर कोई भी संस्था होती है, ये फ्री सेवा वाली संस्था होती है। ये लोग जब काम करते हैं ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये इनके पास जो भी पैसा आता है वो डोनेशन से आता है या फिर कोई जो सर्विस अगर इन्होंने प्रोवाइड करी है तो उससे आता है, तो उसमें ये लोग प्रॉफिट जो है वो नहीं शेयर करते हैं। इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो उस संस्था के अंदर ही रह जाता है, वो सिर्फ अपनी सैलरी इसके अंदर से निकाल सकते हैं कि जो भी इन्होंने काम किया तो एक सैलरी हम लोग ले लेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें होती है वो जो भी फ्री सर्विसेज इन्होंने देनी है, जिस भी तरह की, अगर किसी को खाना खिलाना है, किसी को स्कूल में भेजना है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है, इसमें प्रॉफिट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो सर इसमें जीएसटी लगता है क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, नॉन प्रॉफिट में जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी का जो रूल है, वो जीएसटी के जो रूल्स है वो मैं आगे बताऊंगा। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें एग्जाम्प्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग, कुछ जैसे अगर प्रॉपर्टीशिप आपकी है तो प्रॉपर्टीशिप में तो पूरा आपको लगेगा 18%, अगर आप 18% वाली गुड्स बेच रहे हैं अगर। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंपनी में अगर बेच रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाला हिस्सा भी होता है, तो इसके अंदर कुछ रिबेट मिल जाती है आपको। वो गुड्स आपके ऊपर आपको 18% नहीं लगाना होता, आपको फिर कम लगाना होता है,
अच्छा। ठीक है ना। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बिल्कुल एक तरह से एग्जाम ही हो जाता है, इसमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो नॉन प्रॉफिट वाली दिखानी होगी कि हाँ ये सारी जो सेवाएं हैं ये सब फ्री में जाती हैं, जो पैसा आ रहा है वो सब फ्री में आता है। मतलब कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट के लिए इसको चला रहे हैं, ये जो है बिल्कुल एक तरह से नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओके। ये जो है बेसिकली ये 5 तरह के बिजनेस होते हैं जिनके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो जीएसटी नंबर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन चीजों को जरूर जान लीजिएगा कि आप एक इंडिविजुअल काम करने वाले हैं, पार्टनरशिप वाले हैं या प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, तो ये आप एक बारी जरूर अपने पास उस आइडेंटिटी को पहचान लीजिएगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या जीएसटी नंबर लेने से पहले। ठीक है। उसके बाद आता है गुड्स। देखिए अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स अलग होते हैं और सर्विसेज अलग होती है, तो इन दोनों के ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर मैं गुड्स को डिफाइन करूं तो गुड्स में डिफाइन करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि आप वो माल जो है, वो कच्चा माल जो है उसको फिर आप खरीदते हैं, फिर आप उसके कुछ नया चीज बना के देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं गुड्स को, उसको फिर आप बना के आगे कुछ बेचते हैं, तो वो आपका रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीद लेंगे बस उसके ऊपर आगे अपना प्रॉफिट लगा के अपना मार्जिन रख के फिर वो आगे बेच देते हैं। ठीक है ना। तो वो ये जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट्स वाले हो जाते हैं। तो आप जो भी गुड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी जो काम कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल वाला है या फिर फिनिश गुड्स वाला है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। सपोज अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं, ठीक है ना, तो कंप्यूटर आपको बना बनाया मिलता है। कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी, उसमें स्क्रीन मिल जाएगी आपको, सीपीयू मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, माउस मिल जाएगा। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो हैं एक जगह नहीं मिलते हैं। कुछ पार्ट जो है कोई कंपनीज बनाती है फिर वो आगे सेल करती है। यानी कोई कंपनी है जैसे वो सीपीयू बनाती है लेकिन वो पूरा कंप्यूटर नहीं बेचेगी, ठीक है ना, वो सिर्फ सीपीयू बेचेगी। मॉनिटर कहीं और से आएगा, माउस कहीं और से आएगा, कीबोर्ड कहीं से और आएगा। तो ये सारी चीजें कुछ लोग जो होते हैं वो असेंबल करके या उनको एक साथ मिला के फिर बेचते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक एक अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो बेचते हैं। तो आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे और जीएसटी में आप रजिस्टर्ड करने लगेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किससे रिलेटेड काम करते हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं या फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है। फिर आता है सर्विसेज। देखिए अब कुछ लोग जो होते हैं कुछ वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में क्या होता है कि वो कोई भी माल खरीद के उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं या मॉडिफाई नहीं करते हैं उसको, मतलब या फिर कोई नई चीज नहीं बनाते हैं या फिर कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं जो उसमें मार्जिन रख के आगे बेचते हैं। सर्विसेज में क्या होता है वो एक तरह से जॉब वर्क देते हैं। जॉब वर्क मतलब ये होता है कि कोई भी माल आपके पास आया, आपने बस उसमें थोड़ी सी रिपेयर करी या थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग करी और फिर वो सारा का सारा माल जो है उस पर्सन को वापस कर दिया। तो ये जो आपने काम किया ये आपका जो है गुड्स के अंदर नहीं आता है, ये काम जो है आपका सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है ना। अगर आपने सपोज किसी को कंसल्टेंसी सर्विस दी है, तो कंसल्टेंसी सर्विस में आपने कोई भी मटेरियल मूवमेंट तो नहीं करा ना, कोई भी जो है गुड्स जो भी आप जैसे कहते हैं कोई भी गुड्स कहते हैं या फिर कोई भी चीज जो है उसमें तो मूवमेंट नहीं हुई ना। आपने जो भी काम किया वो बस आपने एक सर्विस प्रोवाइड करी है। ठीक है ना। आपने ना कुछ खरीदा है और ना ही कुछ बेचा है, आपने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करी है। तो सर्विसेज वाला जो है पार्ट जो होता है वो जो भी गिना जाता है वो सिर्फ उसके अंदर जॉब वर्क हो गया, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज होगी। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने अगर किसी को कुछ देखा तो डॉक्टर अगर अपना बिल दे रहा है तो उसमें वो क्या करता है, वो सर्विसेज का बिल दे रहा है। वो लॉयर है अगर, तो लॉयर अगर आपकी कोई भी केस लग रहा है, हियरिंग में जा रहा है, तो वो एक सर्विसेज दे रहा है आपको। तो उसके जो भी बिल्स होते हैं उस बिल्स के ऊपर जो है सर्विसेज के अंदर वो कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो बिजनेस है वो उसमें आपको जरूर चेक कर लेना है कि आप रॉ मटेरियल में, गुड्स में काम करते हैं या सर्विसेज में काम करते हैं, जीएसटी नंबर अप्लाई करने से पहले। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं HSN। देखिए HSN का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे गुड्स हैं वो गुड्स के ऊपर एक HSN नंबर जो है गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है। HSN का मतलब ये होता है कि एक तरह की आइडेंटिटी। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली सी बात करें कि अगर हमने किसी पर्सन की आइडेंटिटी पहचाननी है तो आजकल जो आइडेंटिटी पहचानने का सबसे आसान तरीका है वो है आधार कार्ड।
या फिर पैन कार्ड। तो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो तो उसकी आइडेंटिटी उससे पता लग जाती है कि ये पर्सन कहाँ रहता है, क्या करता है, किस चीज में है, कितनी उम्र है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर पता लग जाती है। तो सेम गुड्स का भी होता है। गुड्स के अंदर जो होते हैं, गुड्स के अंदर एक आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने HSN नंबर जो है वो आपको मतलब बना के दिए हुए हैं। वो HSN लिस्ट आपको दे रखी है। ये HSN लिस्ट बहुत बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ। अगर आपको एक चीज ये देखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका HSN नंबर क्या है। सपोज अगर आप कंप्यूटर बेचते हैं तो कंप्यूटर आप बेच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इसका HSN नंबर आप जरूर डालेंगे। HSN नंबर जो होता है उससे डिफाइन होता है कि आप किस चीज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका HSN नंबर 8471 है तो यानी कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड वाली जो चीजें हैं उनमें काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर्स हो गए, ठीक है ना, माउस हो गया, ये वाली चीजों के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका HSN नंबर आपकी बिजनेस के साथ मैच करता है तो आपको वही HSN नंबर उसके अंदर अप्लाई करना है GST में जब आप अप्लाई करोगे तो, ठीक है ना। तो वो HSN नंबर आपको अपने प्रोडक्ट का जरूर फाइंड आउट कर लेना है। सपोज अगर आप लॉयर हैं, अगर तो इसका HSN कोड क्या होगा। देखिए लॉयर जो होता है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसमें HSN कोड जो है वो है 9982, ठीक है ना। तो ये 9982 जो है वो एक तरह से HSN कह लो या SAC कहते हैं उसको, सर्विस से रिलेटेड कहते हैं, वो होता है वो 9982, ठीक है ना। तो जो भी आप काम करने लगेंगे आपको उस सर्विसेज का, उस जॉब का या फिर उस जो भी आपका मटेरियल जो भी इसमें आप बनाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बनाते हैं, चाहे आप कोई कच्चा माल वाला बनाते हैं, तो उसका HSN नंबर आपको जरूर पहले फाइंड आउट कर लेना है। और या फिर सर्विसेज वाला है तो वो जरूर फाइंड आउट कर लेना है GST नंबर अप्लाई करने से पहले, ठीक है ना। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो अगर आपको नहीं एग्जैक्ट पता चल पा रहा है तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज GST की हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर जाके आप पूछ सकते हैं कि हम ये वाला काम कर रहे हैं और हम GST नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका HSN नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टैक्सेस में। अब SSC का क्या बताया था सर? SSC जो होता है वो बेसिकली सर्विस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके ऊपर लगता है वो, ठीक है ना। HSN जो है वो गुड्स के ऊपर लगता है, SSC जो है वो सर्विस से रिलेटेड लगता है। ये देखिए SSC कोड, अगर हम लीगल सर्विसेज की बात करें, अगर सर्विस से करना है तो SSC लगाएंगे। हाँ, तब उसमें सर्विसेज में जो है वहाँ पे SSC लगेगा, ठीक है ना। HSN और SSC में सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये सर्विस से रिलेटेड वाला काम है और इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल से रिलेटेड वाला काम, ठीक है ना। तो जब भी आप अपना GST नंबर अप्लाई करने लगेंगे तो आपको इन चीजों का पहले ध्यान रखना है कि आप प्रोप्राइटरशिप है या फिर आप रॉ मटेरियल में काम कर रहे हैं तो उसका HSN नंबर क्या है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, तब उसके बाद आप GST नंबर अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं टैक्सेस में। GST में बेसिकली टैक्सेस कौन कौन से लगते हैं। जो भी आप कोई भी आप सेल करेंगे GST नंबर लेने के बाद, तो उसके अंदर जो टैक्सेस होते हैं वो 4 तरह के टैक्सेस तो है ही है। बेसिकली जो मेन है वो 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, ठीक है। जो टैक्सेस हैं, अब GST में जो भी आपने टैक्सेस लगाने हैं GST नंबर लेने के बाद, वो कैसे लगाने हैं उसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो इस GST के अंदर मेन टैक्सेस होते हैं वो 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है CGST, सेकंड होता है SGST, थर्ड होता है IGST, ठीक है ना। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IGST का मतलब होता है इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन तीनों में फर्क क्या है कि अगर आप लोकल सेल कर रहे हैं, अगर आप लोकल सेल का मतलब ये होता है कि जो GST नंबर जब भी आप अप्लाई करते हो ना, GST नंबर जो होते हैं वो स्टेट वाइज हमें मिलते हैं। यानी कि अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी शहर में काम कर रहे हैं, किसी भी शहर में रहते हैं जहां आपने GST नंबर अप्लाई करा है, तो हरियाणा के लिए जो GST नंबर होगा वो होगा 06, ठीक है। तो वो 06 जो है हरियाणा के अंदर आपका GST नंबर जो मिलेगा आपको वो हमेशा 06 से मिलेगा वो, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो अक्षर होगा वो 06 होगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप हरियाणा में GST नंबर आपने ले लिया और हरियाणा में ही सेल कर रहे हैं, तब आप
जो टैक्स भरोगे वो टैक्स जो है वो दो तरीके के भरोगे। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एचजीएसटी। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं विद इन द स्टेट आप चाहे लोकल बेच रहे हैं चाहे विद इन द स्टेट बेच रहे हैं, तब आप वहां पे दो तरह के टैक्स लगाओगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी। यानी कि 1 लाख रुपए का 18% लगना था, तो हाँ टोटल टैक्स तो 18,000 रुपए हो गया। तो 18,000 को आप डिवाइड कैसे करोगे? 9,000 रुपए जो है वो यहाँ सीजीएसटी में लग जाएगा और 9,000 रुपए जो है वहाँ एचजीएसटी में लग जाएगा, लेकिन टोटल जो हो जाएगा इसका 18,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सेल हरियाणा के बाहर कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सीजीएसटी और एचजीएसटी नहीं लगेगा, उस केस में लगेगा आईजीएसटी। ठीक है ना? तब आप जब भी वो माल बेचेंगे, तब आप जो भी बिल बनाएंगे, वो बिल में आप 1 लाख रुपए का अपना सामान लिख देंगे, मटेरियल लिख देंगे, गुड्स लिख देंगे, तो उसके ऊपर आप 18% जब लगाएंगे तो उसमें आपने आईजीएसटी का टैक्स मेंशन करना है। आईजीएसटी जो है पूरा का पूरा 18% ही लगेगा, उसमें ब्रेकअप नहीं होता कि 9,000 उधर चला गया, 9,000 उधर चला गया। इसमें आईजीएसटी के अंदर पूरा का पूरा 18,000 ही लगेगा उसके ऊपर, अगर 1 लाख रुपए का आप सामान बेच रहे हैं। हाँ, तो ये आईजीएसटी जो बेसिकली होता है वो अदर स्टेट्स के लिए होता है, विद इन द स्टेट्स के लिए नहीं होता है। अगर आप हरियाणा के बाहर अगर अपना सामान बेच रहे हैं, तो वहां पे कोई भी स्टेट हो, तो उस स्टेट के अंदर जो है आप आईजीएसटी लगाओगे। ठीक है ना? और अगर हरियाणा के अंदर ही आप बेच रहे हो तब आप सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाओगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी आप सेल कर रहे हो, तो सेल करते वक्त आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि आप सेल कहाँ कर रहे हो। अब आप विद इन द स्टेट कर रहे हो या आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो। अगर आप विद इन द स्टेट कर रहे हो लेकिन आप सामान आप बाहर भेज देते हो आईजीएसटी के अंदर, तो इट मींस आपका जो है वो इनवॉइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? वो आपके गुड्स जो है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं या आपके ऊपर कोई नोटिस भी आ सकता है। तो जब भी आप टैक्स लगाएंगे तो आपको ये बात का जरूर ध्यान में रखना है कि कहीं आप आईजीएसटी की सेल थी आपकी, लेकिन आपने सीजीएसटी एचजीएसटी लगा दिया और टैक्स भी वैसे ही जमा करा दिया, रिटर्न भी वैसे ही जमा करवा दी, तो वो सारी चीजें जो वो एक तरह से गलत हो जाएंगी, जिसको कहते हैं मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, तो उसमें ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें सेल कहाँ पे कर रहे हैं, विद इन द स्टेट कर रहे हैं या आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं। तो टैक्सेस भी आप उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो जितना टैक्स रहेगा उसमें से 50-50 करना है ना? हाँ, अगर विद इन द स्टेट है तो आपने उसमें 50-50 करना है। ठीक है ना? लेकिन आउटसाइड द स्टेट है तो आपने सिंगल 100% जो है उसी में लगेगा आईजीएसटी। आउट ऑफ कंट्री के लिए लगता है कि लगता है सर जीएसटी? आउट ऑफ कंट्री में नहीं लगता है, आउट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट पे हमारा जीएसटी नहीं है। ठीक है? हेलो। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। अगर मेरा मान लीजिए मेरा बिजनेस है उड़ीसा में और मैं वहीं पे ही सेल कर रहा हूँ, और मैं जिसे सेल कर रहा हूँ उसका बिजनेस है बाहर, मतलब बिहार में समझ लीजिए, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें जब भी आप किसी बिजनेस में आप अपना सेल करेंगे तो आप सबसे पहले उससे जीएसटी नंबर तो पूछेंगे ना। ठीक है? जीएसटी नंबर अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग सही है तो आपको फिर तो आपकी लोकल सेल गिनी जाएगी। ठीक है ना? वो भले चाहे आपकी बिहार से आके आपके स्टेट में बिजनेस कर रहा है। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ सर, वो बिहार से आके मेरे से ले, मतलब मैं यहीं पे मान लीजिए मैं सोने का कारोबार कर रहा हूँ, तो बिहार का उनका दुकान है, हाँ, तो आके मुझसे यहाँ से लेके गए, उड़ीसा से लेके गए, तो मैं क्या करूँगा? तब आप उनके ऊपर आईजीएसटी ही लगाओगे ना। हाँ, अच्छा, तब आप उनके ऊपर आईजीएसटी ही लगाओगे। वो भले ही चाहे बिहार से आए चाहे कहीं से भी आए, लेकिन आपके पास से जब वो सामान लेके जा रहे हैं तो आपसे जब बिल कटवा रहे हैं तो आप उससे ये बात जरूर पूछोगे कि ये सामान जाएगा कहाँ। अगर विद इन द स्टेट जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आउटसाइड द स्टेट जाएगा तब आप उसमें आईजीएसटी लगाओगे। ठीक है? ठीक है। देखिए, और जीएसटी नंबर अगर जब आप ले लेते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जीएसटी नंबर ले लिया, ये तो हमारा कोई टारगेट तो है ही नहीं है, या फिर हम लोग क्या करें जीएसटी नंबर लेके, हमारी इतनी सेल नहीं है, हम लोग बेकार का टैक्स भर रहे हैं। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जो भी सेल करेंगे वो किसको सेल कर रहे हैं। ठीक है ना? कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो रॉ मटेरियल बनाते हैं, लेकिन आगे वो किसी बिजनेसमैन को वो सेल कर देते हैं, वो चीज बना के, या रॉ मटेरियल को आगे से बिजनेसमैन को सेल कर देते हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो उसको आगे
कन्वर्ट करके फिर आगे उसको कोई भी मॉडिफाई करके फिर आगे वो बेच देता है। तो कभी कभी जो आपका बिजनेस होता है वो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है बिजनेस टू बिजनेस वालों के साथ, यानी कि आप भी बिजनेसमैन है और जिसको आप बेच रहे हैं वो भी बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो सेल होने वाली है वो किस किस को हो रही है, ठीक है ना। और कभी कभी कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बिजनेसमैन इंक्लूड नहीं होते हैं, वहां पे कंज्यूमर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर मतलब होता है कि जो भी जैसे नॉर्मल हम जो भी है, अगर आपकी जैसे मान के चलिए करियाने की दुकान है, करियाने की दुकान में आपने कोई भी सामान किसी को बेचा, तो जिसको बेचा होगा उसके पास जीएसटी नंबर तो नहीं होगा ना, वो रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं है ना, रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर वाला तो नहीं है ना, वो अनरजिस्टर्ड जीएसटी वाला है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो कंज्यूमर है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप ऐसी सेल करते हैं कंज्यूमर को, तो उस केस में आपका जो भी सेल होगी उसमें आपका जीएसटी जो है आप भरोगे, उसमें आपको जीएसटी सरकार को जब आप भरोगे तो उसमें आप किसी को पास नहीं कर सकते आगे, जीएसटी जो है वो आप किसी उस पर्सन को पास नहीं कर सकते, या फिर उसको आप ऐसा कोई क्रेडिट नहीं दे सकते कि जिससे वो टैक्स बचा ले अपना, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप 1 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना, 18% के हिसाब से, तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगा, 18,000 रुपए, तो यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,18,000, ठीक है ना। तो आप अगर परचेज करते हैं किसी से, आप बिजनेसमैन हैं, आप जब परचेज कर रहे हैं तो वो भी बिजनेसमैन से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे जो परचेज करी वो करी 50,000 की, ठीक है ना, 18% के हिसाब से ही, ठीक है। तो इस पे टैक्स कितना लगा होगा, वो लगा होगा 9,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 59,000। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी आप जीएसटी नंबर ले रहे हो तो उसमें आपको एक फायदा हो सकता है कि अगर आप जीएसटी की सेल कर रहे हो जब आप, तो उसमें अगर आप किसी को बेच रहे हो सामान, तो और वो भी बंदा जो है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, वो भी बिजनेसमैन है, तो उस केस में आपको टैक्स जो है कम करना पड़ेगा। यानी कि जब आपने सामान खरीदा, ये तो आपकी परचेज थी ना, तब तो आपने 9,000 रुपए टैक्स भरा, 9,000 रुपए उस पर्सन को फालतू दिए, 50,000 का सामान था, 9,000 रुपए उस पे फालतू दिए, 59,000 का। लेकिन जब आपने बेचा तब आपने क्या किया, तब आपने 1 लाख रुपए का बेचा और 18% के हिसाब से 18,000 रुपए जो है उस पर्सन से ले लिए, ये आपने सेल करी है, ठीक है ना। तो इस केस में जो डिपार्टमेंट कहता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि आपको जो टैक्स भरना है वो टैक्स आप कितना भरना है कि आपको 18,000 रुपए मिले थे टैक्स के, 18,000 में से आपने जितने की परचेज करी है आप उतना लेस करके मेरे को पैसे जमा करवा दो। यानी कि 18,000 की अगर सेल है उसमें आपने 9,000 की आपने टैक्स भी भर रखा है, तो आप फिर 9,000 रुपए गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स भरो। मतलब कुल मिलाकर जब परचेस करते हैं जितना उसमें टैक्स लगता है वो हमको मिल जाता है, बोलिए। हाँ, वो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही केस कंज्यूमर का होगा, तो कंज्यूमर में क्या होता है कि कंज्यूमर में आपने किसी ऐसे पर्सन से सामान खरीदा जो एक तरह से कंज्यूमर है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब वो पार्टी जो है परचेस आपने करा लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है, यानी कि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो जीएसटी नंबर नहीं है तो इसका बिजनेस चाहे है नहीं है तो कोई मतलब वो एक तरह से जीरो ही है। आपने इससे सामान खरीदा 50,000 का, तो ये आपको टैक्स तो लगा के देगा ही नहीं, पहली बात ये आपको नॉर्मली ऐसे ही सामान दे देगा, क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं है। तो ये जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी भी कहां से लगाएगा ना, कोई रिटर्न तो भरेगा नहीं है, तो ये 50,000 का सामान जो आपको 50,000 में वैसे ही दे देगा ये, ठीक है ना। लेकिन जब आप सेल करने लगोगे, जब आप सेल कर रहे हो तब आप बिजनेसमैन को सेल कर रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह सेल कर रहे हो, चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हो आप, ठीक है ना। आपके पास जीएसटी नंबर है, आर का मतलब हो गया आपके पास जीएसटी नंबर है, तब उस केस में क्या होगा कि अगर आप उसको 1 लाख रुपए में भी बेचो तो 1 लाख रुपए पे 18% के टैक्स लगा के 18,000 रुपए हो गया, तो 1,18,000 रुपए के हिसाब से आप सामान बेच दोगे। तो यहाँ पे सरकार को जो आपको भरना होगा वो भरना होगा 18,000 रुपए,
ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखिए कि दोनों में फर्क क्या है। अगर आप कंज्यूमर सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर से खरीदते हैं और फिर आप रजिस्टर्ड पार्टी को बेचते हैं, तब आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन से खरीदते हैं और बिजनेसमैन को ही बेचते हैं, तब आपको कम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है ना। तो आपका बिजनेस की जो है टारगेट जो है वो आपको हमेशा पता होना जरूरी है कि आपका जो मार्जिन है वो आपको किस में मिलेगा, बिजनेस टू बिजनेस वाले सेल में मिलेगा या बिजनेस टू कंज्यूमर वाले सेल में मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका टारगेट जो है वो आपको पता होना जरूरी है जीएसटी नंबर लेने से पहले। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लियर है कि हाँ ये मतलब हम लोग अगर कंज्यूमर को बेचे तो हमें टैक्स भले चाहे ज्यादा देना पड़े, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है ना। कभी कभी बिजनेस में हम लोग बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होता है। हाँ जी। आपने बताया कि बिजनेस तो बिजनेस जो होता है तो आउटपुट का इनपुट आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जी बट यहाँ पर आप बता रहे हैं कंज्यूमर अगर हम कंप्यूटर पार्टी से कोई भी सामान खरीदते हैं तो बिजनेस पर्पज उसको ज्यादा पे करना पड़ता है। हाँ, उसमें ज्यादा पे करना पड़ता है उसको। बट आपने कब लगता है अनरजिस्टर्ड पार्टी के लिए जब हमने खरीदा तो हमने तो टैक्स पे किया नहीं, लेकिन हम रजिस्टर्ड पार्टी को कर रहे हैं तो हम वहाँ पे टैक्स ऐड करके हम पे कर रहे हैं। तो हमने तो टैक्स ऐड किया, हमने सामने वाले को टैक्स ले लिया और हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो हमारे ऊपर बर्डन पे आ गया। बर्डन आप वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको शायद ये क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ आपका, यहाँ पे कितना हुआ 59,000 प्रॉफिट हुआ आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपने 18,000 ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी आउटपुट की वैल्यू है, आउटपुट के टैक्स की वैल्यू है। ओके 9,000 इनपुट की टैक्स वैल्यू है। हाँ, अब यहाँ पे जो 18,000 आपने नीचे लिखा हुआ है ये आउटपुट की है ना। ये आउटपुट की वैल्यू। हाँ, तो कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हो रहा है जो नीचे आपने 18,000 लिखा हुआ आउटपुट की वैल्यू, तो हमने एक अनरजिस्टर्ड पार्टी से हमने खरीदा है, वहाँ पे तो उसको टैक्स दिया नहीं है, वहाँ पे हमने टैक्स नहीं दिया है, वहाँ पे टैक्स नहीं दिया है। हाँ, पर जब हमने वहाँ पे 18,000 हमने माल खरीदा और हमने अपना प्रॉफिट ऐड करके बिजनेस टू बिजनेस बिल किया, तो 18,000 पे मान लीजिए 1,000 हमने अपना प्रॉफिटेबल ऐड कर दिया, 18,000 अपना बिल वैल्यू मानते हैं, 18,000 का हमने बिल वैल्यू सामान खरीदा, उस पर हमने 18% का जो भी हमारा टैक्स आया, हम 1,000 हम ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट वैल्यू, यानी कि 19,000 में हम सेल करेंगे। अब 19,000 का जो टैक्स आएगा तो हम सामने वाले बिजनेस पर्पज से हम लेकर तो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, उससे हमारे ऊपर बर्डन का पता है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप इस पार्टी से 40 लाख रुपए से ज्यादा का सामान एक साल में नहीं ले सकते। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ ना, अगर ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी का रूल ये है कि अनरजिस्टर्ड पार्टी जो है, अनरजिस्टर्ड कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा अगर वो कर रहा है, लेकिन अगर उसकी सेल 40 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई किसी भी ईयर में, तो उसको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसको कंपलसरी हो जाएगा, वो सही है आपका कहना। वहाँ पे ठीक है, टर्नओवर का बात कर रहे हैं, वहाँ पे सही है, लेकिन आप मेरा सवाल ये है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का है, हाँ, बट मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करता हूँ जिसकी वैल्यू मान लीजिए कि 30,000। हाँ, तो आगे बोलिए फिर। परचेज की बिल वैल्यू 30,000 है, उनसे जो अपना 1,000 हम अपना प्रॉफिट वैल्यू ऐड करते हैं तो 31,000 हो गया, और 31,000 पे हम 18% टैक्स लगाएंगे, जो कि हम बिजनेस टू बिजनेस सेल करेंगे उसको। अब 31,000 का अगर हम 18% टैक्स ऐड करते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस में रजिस्टर्ड है, अब उस कंडीशन पे अगर हम 31,000 पे जो भी हमारा टैक्स 18% जो भी आएगा वो हम सामने वाले से लेके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आप एक चीज ये सोच के चल रहे हैं कि ये वाला जो टैक्स है गवर्नमेंट से आप लेके पे कर देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप
यहाँ पे 18% वाली नहीं खरीद रहे हैं, वो 28% वाली आइटम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स आपका ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, जो आपको बेनिफिट देगा बाद। यहाँ पे टैक्स कितना हुआ? 4000 रुपये आपने भरना। आप समझ रहे हैं? जो आप जितना भी बिजनेस के अंदर कोई चीजें खरीद रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारी एक जैसी 18% वाली ही होंगी। वो कभी कभी वो बात नहीं बोल रहे हैं सर। वो बोल रहे हैं कि जो 30,000 का उन्होंने खरीदे हैं तो उसे 31 में बेच रहे हैं ना, तो 1000 रुपये टैक्स देंगे या फिर 31,000 रुपये टैक्स देंगे, ये पूछ रहा हूँ। 1000 रुपये जो टैक्स आपने पार्टी से लिया वो वाला टैक्स टोटल, तो 31,000 रुपये वो तो दे रहे हैं ना, 31,000 रुपये दे रहे हैं अभी। हाँ, तो 1000 रुपये जो आपने उनसे लिया है वो आप टैक्स दे दोगे गवर्नमेंट को। हाँ, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बिजनेसमैन को बेचते हैं तो वहां पे आप टैक्स बचा भी लेते हैं, फिर वो आपको टैक्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मतलब 30,000 का जो टैक्स बनता है वो टैक्स कैसे मुझे रिटर्न आएगा? वो तो किसी ने दिया नहीं, मैं वो दे रहा हूं। मैं भी कह रहा हूँ ये 1 मिनट में भी आपको आगे समझाता हूँ, ऐसे ही क्लियर नहीं होगा आपको। पहले मैं ये वाला आगे कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा रह गया बस। ठीक है, इसमें अगर आप देखिए जीएसटी नंबर जब रजिस्ट्रेट करने लगेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेट करने से पहले आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो जो चीजें चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एक क्लास जो है बेसिकली जस्ट एज ए कैजुअल क्लास है अभी, मतलब ये हाई फाई नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का फर्स्ट डे है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि ताकि सारी चीजें जो है किसी को समझ ही ना आए। तो जो भी ये क्वेश्चन है वो भी आगे आते चले जाएंगे, तो उसके अंदर वो सॉल्व होते चले जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं अभी जो बेसिक चीजें हैं, जो इस क्लास का जो मेन पर्पस है इसको है कि हमें पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है ना? तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है पहले मैं वो स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद सारे प्रैक्टिकल्स जो है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब जब हम लोग को ये बात पता लग जाएगी कि हमारा जो टारगेट है वो बिजनेस वाला है, कंज्यूमर वाला है, हमें प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा, कंज्यूमर में मिलेगा या बिजनेस में मिलेगा, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए वो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट जो है वो है पैन नंबर। ठीक है ना? पैन नंबर हर किसी के पास होता है। अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के पास पैन नंबर होता है, लेकिन अगर वो लिमिटेड कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जो पैन नंबर होता है वो कंपनी का पैन नंबर होता है। यानी कि अगर आप ये कहें कि आप प्रोप्राइटर हैं, अगर आप कंपनी खोलने जा रहे हैं टाटा स्टील लिमिटेड, तो आप उस कंपनी को नहीं खोल सकते। ठीक है ना? आप जो है टाटा स्टील लिमिटेड को नहीं खोल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास एक पैन नंबर है। तो ये पैन नंबर जो होता है ये इंडिविजुअल का अलग होता है और कंपनीज का अलग होता है। तो जो भी आप कंपनी का नाम बनाने लगेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप हो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड कंपनीज में अगर आप सेम नाम रख दोगे दोनों का तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो उसमें आपको इसके पैन नंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इंडिविजुअल हैं या फिर कंपनी वाले में लिमिटेड कंपनी खोलना चाह रहे हैं। फिर है बिजनेस पैन नंबर, जिसको मैंने अभी बताया, वो बिजनेस पैन अलग ही होता है। ठीक है? फिर है आधार कार्ड। आधार कार्ड जब आपको चाहिए होगा, आपका जो भी नॉर्मल डायरेक्टर्स होंगे तो उनका आधार कार्ड चाहिए होगा, अगर प्रोप्राइटर है तो उसका आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर लिमिटेड कंपनीज हैं उसमें आधार कार्ड के साथ साथ डायरेक्टर नंबर या फिर DIN जो बोलते हैं वो भी चाहिए होता है। प्रोप्राइटरशिप में अगर आप खोल रहे हैं, जीएसटी नंबर ले रहे हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी नंबर ले रहे हैं, उसमें आपको डायरेक्टर नंबर या DIN की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप लिमिटेड कंपनीज में जा रहे हैं, लिमिटेड कंपनी फॉर्म खोलने वाले हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टर या DIN नंबर बनवाना जरूरी है। पैन कार्ड आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, उसमें DIN नंबर बनवाना भी जरूरी है। फिर उसके लिए जो जीएसटी के लिए आपको जो एक चीज और जरूरत पड़ेगी वो है बिजनेस एड्रेस। जो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उसके अंदर आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस का प्रूफ देना जरूरी है। ठीक है? 1 मिनट सर, मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं आगे बताता हूँ। उसमें आपको प्रूफ देना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, तो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना चाह रहा है या फैक्ट्री उसके ऊपर लगा के काम करना चाह रहा है, तो उस केस में जब भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करने लगेंगे तो उसमें बिजनेस एड्रेस जो है आपकी कंपनी के नाम पे होना चाहिए या फिर आपके ऑनर के नाम पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऑनर पे नाम पे एड्रेस नहीं है, आप एज ए रेंट
किसी का ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में आपने ऑफिस किसी का रेंट पे लिया है या फिर कोई जगह आपने रेंट पे लिया है, तब आप उसकी इसमें रेंट डीड जिसे कहते हैं या पार्टनरशिप डीड होती है, जैसे वो आप इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑनरशिप है उस ऑनरशिप के अंदर आपका नाम होना जरूरी है या फिर आपकी फर्म का नाम होना जरूरी है। अगर आप ऑनर हैं तो, अगर आप रेंटेड में हैं तो रेंट में जो भी ऑनर है वो हो जाएगा और जो फर्म है वो, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपने बताना है रेंट डीड के अंदर, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में जैसे बनती है, पार्टनरशिप डीड में भी दो हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका नाम बताया जाता है, ये दोनों पार्टनर है, तो वैसे ही रेंट डीड जो होती है वो बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाती है उसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर आपको इसलिए चाहिए है कि आप जो भी फर्म खोल रहे हैं उसमें करंट अकाउंट नंबर आपको लेना बहुत जरूरी है। कई लोग जो होते हैं करंट अकाउंट नंबर बाद में लेते हैं, कई लोगों के पास पहले से ही होता है करंट अकाउंट नंबर। तो इस केस में अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको करंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका जीएसटी नंबर आ गया है तो उसमें 45 डेज के बाद 45 डेज आपको अपना करंट अकाउंट खुलवाना है और वहां पे सबमिट करना है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ठीक है। आप जीएसटी की साइट पे जाएंगे gst.gov.in, आपके पास लॉगिन नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने आप को, तो आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर। देखिए जो भी पहला अगर इंसान है जो भी फर्स्ट टाइम इसको भरने वाला है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, लेकिन जो एक ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है या फिर उसका कुछ प्रोग्रेस में चल रहा है फॉर्म, तो उसके पास टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाता है, तो वो उससे लॉग इन करता है। देखिए टेम्पररी रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे, आप कैप्चा डालेंगे तो फिर आपका वो लॉग इन हो जाएगा और फिर आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको पहले क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ रही है। देखिए जो नॉर्मल 80% जो हमारी ऑप्शंस होती हैं, जो 80% लोग हैं वो हमारा जो सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं टैक्स पेयर, ठीक है ना। टैक्स पेयर मतलब कि आप टैक्स भरने वाले पर्सन है या फिर आपकी जो फर्म है वो टैक्स भरेगी। अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, अगर कोई फर्म जो ऐसी होती है वो जो ओपन होती है वो उसमें सिर्फ वो टैक्स डिडक्ट करती है, वो टैक्स डिडक्ट करके आगे वो पास कर देती है। कुछ होती है टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स वाली कंपनीज जो हो जाती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। कुछ होते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर जो सिर्फ जीएसटी की प्रैक्टिस करवाते हैं या जीएसटी से रिलेटेड जो काम होते हैं वो करके सॉल्व करके देते हैं। फिर नॉन रेजिडेंट जो भी यहाँ का भारतीय का कोई रेजिडेंट नहीं है, उसने जीएसटी नंबर लेना है। फिर यूनाइटेड नेशन बॉडी, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड वाली हो जाती है, ये बहुत कम यूज होती है वैसे। फिर एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री कंसल्टेंट्स हो गए, जैसे अगर उसमें कोई ऐसी कोई चीज है आपने उसकी वजह से लेना है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं।